मेरे चैनल ज्ञानतत्व में। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का पहला लेक्चर लेने वाले हैं और इस पहली वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको रेजिस्टेंस बोला गया, क्या इसका सिंबल है, क्या इसकी यूनिट है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम कंडक्टेंस के बारे में कि कभी कभी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस बोल दिया जाता है। अब ये कंडक्टेंस क्या है, अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो उसके बाद कंडक्टेंस की क्या जरूरत पड़ी, वो बात जानेंगे। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है उससे हमारे रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो मेटल है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो सेमीकंडक्टर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और लास्ट में आता है हमारा रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। रेजिस्टेंस कलर कोडिंग में हम जो है कलर कोडिंग को देख के ये पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा जो है उसका रेजिस्टेंस कितनी यूनिट का है, कितनी वैल्यू का हमारा उसका रेजिस्टेंस है, जिससे हम कोई जो है बिना मल्टीमीटर की मदद के या फिर बिना उसको टेस्ट किए हम ये बता पाएंगे कि कितना उसका रेजिस्टेंस है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है जेईई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक हमने आज यहाँ पे लिए हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन यूपीपीसीएल में भी आते हैं, आरआरबी में भी आते हैं, और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं जेईई लेवल के लिए वो सब में देखे गए हैं। जेईई क्या ए लेवल के लिए में भी देखे जाते हैं, जरूरी चीज है। तो एक बार देख लेते हैं ना। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस से। इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। हमको अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन रेजिस्टेंस ये कहते हैं कि करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट, मतलब अगर हमारी करंट जा रही है उस चलती हुई करंट को कम करने के लिए हमको जो रुकावट पैदा हम उसमें करते हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी रहती है, अपनी उसकी प्रॉपर्टी है। जितनी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी उसके हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस आएगा। हम बस क्या करते हैं उसकी लंबाई और एरिया कम ज़्यादा करके उस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रुकावट आती कैसे है, तो देखो मैं बताता हूँ। ये हमारी एक रोड है, उस पर जो है जो ड्राइव करते हैं वो होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब करंट फ्लो होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो अगर हम इसका जो है ये जो मोटाई है, अगर ये वायर है तो गोल आकार होगा। अगर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम पतला कर दें तो उसको जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसका मतलब सीधा सीधा मुझे समझ में आता है कि मेरा रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। किससे, एरिया, अगर एरिया घटेगा, एरिया अगर मैं कम कर दूं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव होने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसकी लंबाई पे। रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूँ, मतलब अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसकी लंबाई बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है क्या, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, कि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर हमारे पास एक ये वायर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनता है ये वाला, ठीक है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या है ये तो हमें पता ही है कि करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसको हम जो है रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको जो दर्शाने का सिंबल है वो सिंबल है ये जिगजैग मोशन, ये रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट जो होती है, इसकी ऐसा यूनिट है, इसकी यूनिट है ओम, OHM, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो आता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स रहती है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स है कि वो जो है 1 मीटर लेंथ में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वायर का कितना उसका रेजिस्टेंस पड़ रहा है, या फिर 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबाई का, अगर हमारे पास वो तार है 1 मीटर स्क्वायर का उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है और उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस जितना बनेगा उतनी ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है।
कैसे है ये ओम मीटर? क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, लंबाई की यूनिट है मीटर और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर होती है। अब रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। वो अगर कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, 0.008 या 0.004 ओम मीटर। अगर वो एल्यूमिनियम होगा तो इससे ज़्यादा होगी, गोल्ड होगा तो उससे भी कम, कॉपर से भी कम होगी। वहीं पर अगर हम निकल की बात करें या फिर नाइक्रोम के वायर की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये हमको मालूम है, तभी तो उसका रेजिस्टेंस सेम वायर की लंबाई के लिए ज़्यादा होता है ना। तो हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि ये इतनी ही रेजिस्टिविटी क्यों होती है। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि हम मच्छर के मुंह में 24 दांत और हमारे मुंह में 32 क्यों। कोई लॉजिक थोड़ी ना बनता है चीज का, बस है तो है, मान लिया जाता है कि हाँ भाई उतनी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आती है इतनी इतनी कि ये जो है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है करंट के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होती है करंट के रास्ते में और उत्पन्न अवरोध को हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये अवरोध जो है क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है। अगर बात की जाए कि तो जैसे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतने ही आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, इनके टकराने से जो है घर्षण उत्पन्न होगा, उस घर्षण से हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर आप देखो जो हीटर होता है, हीटर देखा होगा आपने, वो इस तरीके की उसकी स्प्रिंग होती है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हीटर का ये वाला हिस्सा बना होता है नाइक्रोम के वायर का। ठीक है, नहीं पर उसके बाद से जो वायर कनेक्टेड रहता है वो बना होता है हमारा कॉपर का। ठीक है, अब नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस कम है। कम रेजिस्टेंस है तो आप कभी भी देखो हीटर में अगर आप प्लग इन करोगे तो प्लग इन करने के तुरंत बाद ही क्या होगा, कॉपर का वायर गर्म नहीं होगा, लेकिन नाइक्रोम का वायर जो एकदम रेड हॉट हो जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि लाल दिखने लगता है। कारण क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर एक दूसरे से टकरा कर चल रहे हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न हो रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जो है कहीं कहीं पर हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे कि हीटर बनाने के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, कहीं पर हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जैसे कि हमारी जो पंखा घूम रहा है या फिर हमारा जो कूलर है या फिर हमारा क्या बोलते हैं मोटर है, उन सब में अगर रेजिस्टेंस है तो वो तो बिना आवाज बिना कोई मतलब कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, उससे तो हमारी पावर का लॉस हो रहा है। तो वहां पे हम नहीं चाहते, तो इसलिए जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो वहां पे हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, और जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी हीट प्रोड्यूस ना हो वहां पर हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो। ठीक है, जैसे हम जनरली जितनी भी वायरिंग होती है उन सब में कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हीटर के लिए हीटिंग एलिमेंट में कॉपर यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करते हैं नाइक्रोम का वायर। बल्ब के फिलामेंट में हम जो है नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, ये सारे मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, ये सारी चीज अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी चीज है, बात है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट बनता है तो आप जो है, मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं राइट करके या फिर फोटो खींच के, उस पर फिर उस पर जो है अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की, कि काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसी भी मटेरियल है उसका जो है कंडक्टेंस दिया हुआ होता है। अब कंडक्टेंस जो होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सीधा सीधा जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, उलट होता है रेजिस्टेंस का। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि हम इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है। अगर कंडक्टिविटी कम है मतलब वो कितना अच्छे से करंट को लेके जा रहा है, उसका कंडक्टेंस वो कम है। ठीक है, जैसे जी कंडक्टेंस है इसका, रेजिस्टेंस की यूनिट की क्या होती है, ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन, SIEMENS। साइमन है ना, ये जस्ट उल्टा काम करता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करने लगेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस आपके पास R2,
आपने इस सीधे सीधे सीरीज में ऐड कर दिया तो मेरे पास आर टोटल क्या बनेगा, R1 प्लस R2। ठीक है, वहीं पर अगर आपने जो है ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड किए होते, R1 और R2, ये R1 ये R2, तो यहाँ पे R टोटल क्या बनता, 1/R टोटल 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब अगर कंडक्टेंस की बात की जाए तो कंडक्टेंस बनेगा 1/G टोटल इक्वल्स टू 1/G1 प्लस 1/G2। ये बनेगा सीरीज के लिए, और पैरेलल कनेक्शन के लिए G टोटल इक्वल्स टू G1 प्लस G2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस में। ये ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कंडक्टेंस कितना है किसी भी मटेरियल का, या फिर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हमको जो है रेजिस्टेंस में देखिए G दे दिया है, हमारे पास दो G1 है, एक साइमन, G2 है हमारे पास, दो साइमन, और G3 है हमारे पास, तीन साइमन। और पूछ लिया कि बताओ अगर मैंने इनको तीनों को सीरीज में ऐड कर दिया तो बताओ मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब पूछा गया रेजिस्टेंस है, दिया हुआ साइमन है, तो हमें पहले से पता है कि अगर सीरीज में ऐड करना है तो ये इस तरीके से ऐड होगा 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। ठीक है, या तो उसको ऐसे ही ऐड करो, या फिर पहले इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो। रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसको उल्टा करोगे कि जैसे G1 है तो 1/1 ओम, R2 क्या बनेगा हमारा 1/2 ओम, R3 बनेगा 1/3 ओम। ठीक है, इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप जो है एक बार ट्राई करेंगे तो सही रहेगा। उस पर अगर नहीं होते तो फिर हम डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी तो ये इजी वाला पोर्शन चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए वो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है, देखिए अगर मेटल की बात की जाए, मेटल के केस में सीधी सी बात है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं की वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो करंट हमारी फ्लो करती है। अब अगर मैं हीट दूंगा, हीट देने से क्या होगा कि उसके जो एटम्स अपने जो है वैलेंस बैंड में हैं अभी भी, वो हीट अप होकर कंडक्शन बैंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ में भरे हुए हैं, ये ऐसे ही पूरे में एकदम बल्क में भरे हुए हैं मेटल के अंदर। ये है मेटल हमारा। ठीक है, अगर आप मेटल को और गर्म करेंगे, मेटल को गर्म करने से क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको गर्म करते रहेंगे वैसे वैसे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर, अगर ये न्यूक्लियस है इसका और ये इसकी ऑर्बिट है, इसके आउटरमोस्ट सेल में अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, हीट पाने से ये जो है अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएंगे और फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने वो आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मेटल है ना, मेटल के केस में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपस में एकदम मर्ज रहता है। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने एक डायोड वाली वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लगभग 3 मिनट की है। मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुए तो क्या होगा, उनके बीच में जो है आपस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या होगा कि वो हीट अप होंगे और रेजिस्टेंस को कम करेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पहले सीरीज में जो है ये एकदम टाइटली भरे हुए थे, अच्छे खासे भरे हुए थे, उसमें कोई स्पेस था ही नहीं किसी भी तरीके का। अब स्पेस बचा ही नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे जो है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो तो भीड़ ही करेंगे। वो क्या करेंगे, जो पहले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनको भी निकलना मुश्किल कर देंगे। उनको निकलना यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन के चलने में रुकावट पैदा हो रही है। इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो करंट है। अगर करंट की डेफिनेशन देखी जाए, करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन कहती है कि चार्ज पार्टिकल का मूव करना ही करंट है। चार्ज पार्टिकल हमारे मेटल के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ही हमारे चार्ज पार्टिकल हैं तो उनका चलना ही करंट है। अब ये इतने ज्यादा हो गए कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ही चलने नहीं दे रहे, मतलब करंट को कम कर रहे हैं। करंट को कम करना ही रेजिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसके अंदर हीटअप करने से तो क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये चीज आप जरूर इसको नोट करके रखिएगा कि मेटल के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
वहीं पर अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े, ठीक है, वो कंडक्टिविटी ठीक होती है उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप इसको हीटअप करेंगे, इसको हीटअप करने से क्या होगा, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उससे क्या होगा कि अभी तो उसमें जगह थी ऑलरेडी, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, रेजिस्टेंस इनफैक्ट कम ही होगा, क्योंकि अब इसके पास चार्ज कैरियर ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके पास चार्ज कैरियर ज़्यादा है, तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास चार्ज कैरियर ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ से मेरी दो चीज़ें क्लियर होती हैं, क्या कि हमारे पास जो मेटल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये चीज नोट करने वाली है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, अगर मेटल की बात की जाए, मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव। क्यों? कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा मेटल के केस में वो पॉजिटिव होगा, और सेमीकंडक्टर के लिए होगा नेगेटिव, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी पहले से इलेक्ट्रॉन की। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अभी भी जो है हमारे जो करंट के फ्लो को आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जगह थी ऑलरेडी बढ़ने की, उसमें जगह थी तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हमारा तो काम ही आसान होगा ना। अगर किसी काम को करने के लिए मुझे 10 आदमी चाहिए, मेटल में पहले से ही 12 है, आप 10 आदमी की जगह पहले से ही 12 अवेलेबल है वहाँ पे, आप जो है उसमें 10 आदमी और ऐड कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मतलब 10 आदमी और आ गए, तो वो काम 10 आदमी का, अब हमारे पास 22 आदमी है, तो काम जितनी आसानी से पहले हो रहा था वो उतनी आसानी से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 22 आदमी जो है वो उनकी वजह से आपस में एक दूसरे के जो है तकरार पैदा होगी, जिस कारण से क्या होगा, काम में और देरी आएगी। वहीं पर अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, यहाँ पे भी काम को 10 आदमी का ही काम है, लेकिन यहाँ पे जो है 4 आदमी है। अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो आदमी जो है बढ़ेंगे, 7-8 हो जाएंगे, 7-8 हो गए तो फिर मेरा क्या होगा, काम और आसानी से ही होगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर में। इस चीज को पक्का याद रखिएगा और नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर हाथ पे लिख लीजिए, सुबह शाम इसका गुणगान कीजिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ये मेटल के लिए बना, अगर मेटल की बात की जाए मेटल के लिए बनेगा इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वहीं पर अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की जाए 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, माइनस अल्फा क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। मेटल तो आपको पता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ये मेटल के लिए है। ठीक है, अब आर नोट क्या है, आर क्या है, आर है आपका फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसा आएगा अगर इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास जिसका वैल्यू है 10 ओम, इसका जो है टेम्परेचर जो है कब 10 ओम रेजिस्टेंस कब है, जब उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा है वो 0.001 पर डिग्री सेल्सियस है,
टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, तो बताइए इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बाद में कितना होगा, कितने टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर जो है कितना हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। अब अल्फा हमको पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये मेटल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। R0 क्या है हमारा फाइनल टेम्परेचर, सॉरी R है हमारा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर तो हमें पूछा गया है ना कि बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ होता तो शुरुआत का टेम्परेचर पूछा जाता कि पहले टेम्परेचर कितना था, तो हम इसको R0 कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर पूछा गया कि बाद में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने R की वैल्यू को R रखा, R0 की वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी 10 ओम। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कितना ज्यादा चेंज हुआ। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर टेम्परेचर घटा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। टेम्परेचर बढ़ा ही है, पहले 30 था फिर 50 हो गया, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया +20 का, ये आ गया 20 डिग्री। इसको अगर सोल्व करेंगे 1 प्लस 20 से 20 आ गया कितना 0.2, और ये आ गया 10 इंटू 1.2, ये हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ गया, तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.001 डिग्री सेल्सियस है, वो पर डिग्री सेल्सियस है, तो मेरा जो है रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस मेरा वो टेम्परेचर मेरा घट रहा होता तो मेरा रेजिस्टेंस भी घटता, सेम फॉर्मूला सेम कंडीशन के साथ लगता है, ठीक है। अब कुछ केसेस में आपने जो है रेजिस्टेंस देखे होंगे कि वो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, लेकिन साइज बहुत ज्यादा अलग अलग है। मतलब कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है कि एक बार मेरे सामने क्वेश्चन आया कि इनमें से बताइए कौन सा रेजिस्टेंस साइज में सबसे बड़ा होगा। साइज में सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू बड़ी नहीं है। देखो आपने कभी सुना है कि रेजिस्टेंस जो है एम्पेयर में आते हैं या फिर वाट में आते हैं, ठीक है। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो एक बार जान लीजिए इस बात को भी कि रेजिस्टेंस वाट में भी आते हैं या फिर एम्पेयर में भी आते हैं। कैसे कि मेरे पास एक 10 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास कितना 10 ओम आधा वाट। तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 ओम 10 वाट। चौथा रेजिस्टेंस है मेरे पास 100 ओम और ये 0.1 वाट। इसमें से किस रेजिस्टेंस का फिजिकल साइज मतलब अगर मैं उसको हाथ में लूं तो उसमें से कौन सा रेजिस्टेंस मुझे जो है सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो अलग अलग शेप और साइज के आते हैं। जनरली नॉर्मली हमने जो बुक्स में देखे हैं वो छोटे वाले रेजिस्टेंस देखे हैं, उसी को देख के हमें ध्यान में रहता है कि हाँ उतना ही रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपने बड़े वाले रेजिस्टेंस भी देखे होंगे, मैं आपको फोटो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस टाइप के रेजिस्टेंस भी आते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या होंगे कि वो ज्यादा करंट बर्दाश्त कर सकते हैं। हम हाई करंट बियर करने के लिए देखिए नॉर्मली जो छोटे वाला रेजिस्टेंस आता है वो जो है मिली एम्पेयर में करंट बियर कर पाता है। जैसे ही करंट उससे ज्यादा होगी वो जो है बर्न कर जाता है। अब वो उसी रेटिंग के लिए बना है तो उतना ही करंट बर्दाश्त कर पाएगा, उसका पतला सा तार है कितना ही करंट झेल पाएगा। अगर आपको ज्यादा करंट रेटिंग के लिए बनाना है तो आपको करंट सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं, आपको जो है वायर की मोटाई भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे 10 ओम का ही रेजिस्टेंस चाहिए लेकिन मुझे उसमें से जो है 50 एम्पेयर की करंट पास करानी है। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस 50 एम्पेयर की करंट बर्दाश्त करने के लिए तो मुझे कम से कम इतने मोटाई का तो तार लगाना पड़ेगा ना। उतने मोटाई के तार के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, उसमें उसका साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाने के लिए मैं उसमें मोटा वायर लगाऊंगा, मोटे वायर के बाद उस पर जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा मुझे लगाना पड़ेगा जिससे वो मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से जो है कौन सा जो है फिजिकल साइज जिसका बड़ा होगा। तो अगर देखा जिसमें जो सबसे ज्यादा वाट का होगा मेरा, वो मेरा जो है सबसे ज्यादा बड़े साइज का होगा, फिजिकली साइज, ठीक है। यहाँ पे हम रेटिंग नहीं देख रहे हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस रेटिंग में बड़ा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिजिकल साइज में कौन सा बड़ा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है कि हमारे पास जो है कलर कोडिंग, हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए कलर रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है और फिर हमें बताना होता है कि बताइए इसमें से जो है
कौन से कलर का हमारा मतलब इस कोडिंग को ध्यान में रखते हुए बताइए कि कितना जो है रेजिस्टेंस हमारा नॉर्मली अगर आप छोटा रेजिस्टेंस देखते हैं तो लगभग इस तरीके का दिखता है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल निकले होंगे और यहाँ पे जो है इस पर 4 स्ट्रिप बनी हुई होती है, 1 2 3 और 4, ठीक है। नॉर्मली ये वाली जो लास्ट वाली होगी या तो ये सिल्वर होगी या फिर गोल्ड होगी, ठीक है। अगर ये सिल्वर या गोल्ड वाली इस तरफ आ रही है तो मतलब ये आपने उल्टा पकड़ा हुआ है, मतलब अगर सिल्वर या गोल्ड लेफ्ट साइड में आती है तो आपने ये उल्टा पकड़ा हुआ, आपको उसको फ्लिप करके दोबारा से पकड़ना है इस तरीके से कि सिल्वर या गोल्ड वाली स्ट्रिप जो है राइट साइड में है। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे पास तरीके क्या है कि वो है हमारा बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिलियंट, वेरी गुड वाइफ, और वाइफ के साथ सोना चांदी तो चलेगा ही, क्या गया सोना चांदी, मतलब ये हमारा गोल्ड और ये सिल्वर। ये इसको सीक्वेंस को याद करने का काफी अच्छा तरीका है। इसके अलावा सीक्वेंस कैसे याद किया जाए वो आपकी मर्जी है, मुझे जो है ये तरीका अच्छा लगता है कि ये बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिलियंट, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी फॉर ब्लैक, यहाँ पे ब्राउन, फिर रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वायलेट, ठीक है, ग्रे और वाइट, ठीक है। यहीं पे इसके सीक्वेंस बनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस 5% और प्लस माइनस 10%। अब आप जो है किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो जो पहली स्ट्रिप है कलर की स्ट्रिप वो यहाँ पे आएगी, जो दूसरी कलर की स्ट्रिप है वो यहाँ पे आएगी, जो तीसरी कलर की स्ट्रिप है वो आएगी 10 की पावर में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस सिल्वर या गोल्ड यहाँ पे आएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस पे जो है 4 स्ट्रिप इस तरीके की बनी हुई है, जिसमें से ये वाली स्ट्रिप जो है रेड है, ये वाली स्ट्रिप जो है ब्लू है, ये वाली स्ट्रिप कैसी माने ग्रीन है, और ये वाली स्ट्रिप क्या है गोल्डन कलर की है, गोल्ड कलर की है। तो आप मुझे बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ पहले वाली स्ट्रिप रेड है, रेड कौन सा नंबर पे आती है 2 नंबर पे, तो पहले वाली स्ट्रिप यहाँ पे 2 आ गई। दूसरे वाली कौन सी स्ट्रिप है ब्लू, ब्लू कलर कौन सा नंबर पे आता है 6 नंबर पे, ये आ गया यहाँ पे 6। तीसरी स्ट्रिप कौन सी है ग्रीन कलर की, ग्रीन किस पे आता है 5 नंबर पे, तो 10 की पावर यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद लास्ट में क्या है गोल्ड, गोल्ड में कितना टॉलरेंस है प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस बताता है कि इसकी वैल्यू जो है कितनी जो है वेरी कर सकती है, कितनी वेरी कर सकती है मतलब कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर गोल्ड है तो मतलब 5% ऊपर नीचे हो सकता है, इतना तो कम बढ़ते चलता है। अगर सिल्वर है तो सिल्वर में क्या है कि उसका कम बढ़ते 10% तक का रहेगा। तो 26 इंटू 10 टू पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.6 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस माइनस 5%, या फिर 2.6 10 टू पावर 2.6 इंटू 10 टू पावर 6 को लिख सकता हूँ 2.6 मेगा ओम प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू का कितना रेजिस्टेंस, और इस पर बेस्ड जो है काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल एक में एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आ जाता है, स्टेट में तो पक्का पूछा जाता है। अगर आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते स्टेट वाले में, तो उसमें पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे लगभग 9 या 10 क्वेश्चन मिले हैं। उन 10 क्वेश्चंस को मैंने जो है एक टेस्ट के रूप में अलाइन करके आप लोगों के लिए बनाया है कि आप एक बार अगर आपको ये टॉपिक समझ में आते हैं तो एक बार आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर बताइए मुझे कि कमेंट करके कि आप कितने कितने नंबर आए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख कर जो है टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ उसका लिंक मैंने जो है पिन किया हुआ है कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पे भी बता सकते हैं कि मैंने जो है इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर उससे रिलेटेड मिलता जुलता आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है। अब क्योंकि आप ही के भले की बात हो रही है, यार थोड़ा टाइम तो दिया ही जा सकता है। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? आफ्टर ऑल नौकरी चाहिए ना, पता है ना। अगर डिप्लोमा वाला को नौकरी नहीं मिलती तो मजदूरों जितनी सैलरी मिलती है 15,000 दिहाड़ी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ये टॉपिक एक बार देख लेना, उसके बाद टेस्ट लगा लेना और नंबर मुझे जरूर बताना कि आपके कितने कितने नंबर आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।